हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश और मीडियम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, सावधान होंगे और सुरक्षित तो होंगे ही। तो आज आप सबको एक फिर सब के लिए क्या बोल रहा हूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन इतना मालूम है कि आज एक फिर से न्यू वीडियो लेके आया हूँ एक न्यू चैप्टर के साथ। चैनल का नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। नाम और काम हमारा चैनल का बिल्कुल सेम है। अगर आप भी है बिहार बोर्ड क्लास 10th और इंग्लिश मीडियम, और उम्मीद करते हो तुम तो हो ही, तो इंग्लिश मीडियम से हो, तुम्हारा दोस्त भी है तो चैनल को शेयर कर सकते हो। साथ में न्यू हो तो सब्सक्राइब कर ही लेना, बहुत काम का है ये चैनल का नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। जैसा नाम वैसा काम। और एक वीडियोस को लाइक नहीं करते हो, अच्छी बात नहीं, थोड़ा सा अच्छा काम कर लो, वीडियोस को लाइक कर देना, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं और भी जो इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आऊँगा। अभी तो बस ये तो शुरुआत है ना, अभी बहुत इन सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आएगा तो तुम तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो हो गया अपना इंट्रोडक्शन, 1 मिनट में ख़त्म। अब जो आते हैं, तुम्हें मालूम है इलेक्ट्रिसिटी, ये जो अपना बिजली है, तो ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स मान सकते हैं। यानी आप अपना अगर आज ये समझ सकते हैं इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स का लिस्ट से ख़त्म हो रहा है। मतलब कि जो अपना लाइट चैप्टर था, उसके बाद हमने ह्यूमन आ गया, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 चैप्टर, अगर ये 3 चैप्टर आपने ढंग से, अच्छे से, सावधानी से, सहजता के साथ, किसी के भी साथ बैठ के आराम से अपने इस 3 चैप्टर को सही से पढ़ लिया, तो आपके जो भी फिजिक्स के क्वेश्चंस आते हैं आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद भी चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं जो नहीं आते, लेकिन एज़ कम्पेयर टू ये 3 सब्जेक्ट, मैंने 3 चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो उम्मीद करती है फिजिक्स में तुम अपना ये 3 चैप्टर अच्छे से करोगे, तो मेरे साथ साथ करोगे और पता भी चल जाएगा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है, कहाँ से सब्जेक्टिव है ना। तो मेरा पढ़ाने का ये मतलब है कि मैं तुम्हें एक ओवरव्यू दे दूँ, हाँ यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है, इसको अच्छे से देख लेना, न्यूमेरिकल्स कहाँ से बन सकते हैं, हर एक चीज़ हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, मतलब कि अब फिर एसएसटी की तरफ जाएंगे, थोड़ा एसएसटी में थोड़ा सा और कंप्लीट कर लेंगे, फिर लास्ट में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, सब कुछ करेंगे हम लोग, टेंशन नहीं लेने का। तो सबसे पहले बात आ जाते हैं, सबसे पहले चार्ज। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है, ठीक है, ऑफ एन इन एटम। किसी एटम में एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चार्ज कैसा हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव या बोथ या नन ऑफ दिस। तो कैसा हो सकता है? या तो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। देखो लाइक चार्ज मतलब, जो लाइक चार्ज बोले तो आप मतलब प्लस प्लस, ये दोनों लाइक है। सिमिलर चार्जेस कैसा करता है? ये रिपेल करता है, मतलब अपने से दूर भागता है। कैसे भागेगा? कुछ आप पास लगे, ये भागेगा, दूर भागेगा, जैसे दूर भागेगा, ठीक। तो ये अपना हो गया लाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज मतलब सिंपल सा, अनलाइक इधर अगर माइनस रहेगा, ठीक है, आज ये माइनस बहुत अच्छी बात है, ये अपना प्लस, जो माइनस प्लस है ये आपस में क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, बिल्कुल अट्रैक्ट करेगा। समझ में आ गया? ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। चलो अब आते हैं आगे। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए लिख लो, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम होता है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम ले लो, ठीक है। और 1 कूलम चार्ज की बात करें तो 1 कूलम चार्ज कितना, लगभग कितना होता है? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अप्रॉक्स में बात करें 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये डाटा याद रखना, 6 × 10⁻18। अगर मान लो यहाँ पे तुमने अगर यहाँ पे बोला 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, तो कहते 1.6 × 10⁻19 कूलम नेगेटिव चार्ज, याद रख लेना, ये वाला भी डाटा तुमको याद रखना। 1 चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। और एक क्यू चार्ज का फॉर्मूला होता है Q = NE, ठीक है। क्यू बोले तो क्यू क्या है? यहाँ टोटल चार्ज। ये नोट्स इसलिए सिंपल है, एनसीईआरटी तुमने पढ़ा है, लेकिन अगर तुमको रिवीजन करना है नोट्स की तरफ से, तो ये नोट्स तुम इजीली ले सकते हो, सिंपल से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। जो भी चैप्टर्स का छूटा हुआ, सॉरी, मैं आज अपलोड कर दूंगा ज़रूर, ठीक है। चार्ज का एन बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ई बोले तो 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन तुमको मालूम है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। यहाँ 1 कूलम ऑफ चार्ज था, ये बात याद रखना, 1 कूलम था, यहाँ क्या था? 1 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, इस बात को थोड़ा सा ख्याल रखना। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म आता है करंट। करंट क्या होता है? वो लगे 440 वोल्ट, वो अलग वोल्ट वाला है, ये करंट है। करंट क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज,
कितना रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, करंट। करंट का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा मोटा ऑब्जेक्टिव के लिए पूछ लेता है सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। करंट का तुमको चार्ज का वैल्यू दे देगा और तुमको करंट टाइम दे देगा, तुमको करंट निकालने बोलेगा, तो तुम इसको याद रखना। करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से, और करंट को किससे डिनोट करते हैं, आई से। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि किसको किससे डिनोट करते हैं, तो सिंपल से छोटा छोटा चीज़ है, तुम याद रख लोगे। तो और एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इसी बहाने तुम लेते हुए चलो कि ऐसा इन करंट का एम्पेयर, ठीक है, याद रखना, जिसको ए से डिनोट करते हैं। 1 एम्पेयर इक्वल टू कितना, 1 कूलम पर सेकेंड, ठीक है। और 1 मिली एम्पेयर 10⁻³ एम्पेयर। ये जो अपना ये 1 माइक्रो एम्पेयर इक्वल टू कितना, 10⁻⁶। ये साइन किसका, माइक्रो मतलब छोटा सा, ठीक है, 10⁻⁶। और 1 मिली एम्पेयर बोले तो 10⁻³ एम्पेयर। ये छोटा छोटा डाटा तुम याद रखोगे, कभी भी एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा। अब बात करें हैं करंट मेजर्ड बाय। करंट को किससे मेजर करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हारा बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, तो अमीटर से, ठीक है। करंट को किससे मेजर करते हैं, अमीटर से, जिसका सिंबल कुछ इस तरीके से है, तुमको क्या, प्लस, और यहाँ पर तुमको ए दिख जाएगा, ए से बोले तो अमीटर। सिंपल से आपको याद रखना है, करंट किसे मेजर करते हैं, अमीटर। एक ऑब्जेक्टिव एक नंबर का आ सकता है। अमीटर को जो, अमीटर क्या होता है, हैज़ लो रेसिस्टेंस। अमीटर क्या कहता है, लो रेसिस्टेंस होता है, और हमेशा इसको कनेक्टेड इन सीरीज। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ऑलवेज कनेक्ट करते हैं अमीटर को, कैसे कनेक्ट करते हैं, हमेशा सीरीज में करते हैं। उम्मीद करते हो तुम ये बात को समझे होगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस से भी अच्छा क्वेश्चन आता है। पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते किससे, वी से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब सिंपल सा कोई वर्क डन करेंगे, जैसा आपका यहाँ एक चार्ज है, ठीक है, कोई एक चार्ज है, यूनिट चार्ज है, वो उसको एक जगह से, मान लो आपको ये इस चार्ज को एक जगह से यहाँ तक लाने, मान लो यहाँ से, ये आपका कोई ये है बॉडी है, इसको यहाँ से लाके यहाँ तक लाने में, इसको क्या कहें, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में जो हमको वर्क करना पड़ा है, ठीक है, तो उसको मतलब जो वर्क डन करना पड़ा है एक मूव कराने में, किसको, यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से अनदर, एक पॉइंट से ये पॉइंट लेके आ रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वर्क डन। तो उम्मीद करते हैं तुम समझ गए होगे वर्क डन का। तो सिंपल सा डेफिनेशन, वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी लिख सकते हो, यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना, V इक्वल टू W/Q। और 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन। 1 वोल्ट किसको बोलेंगे, जब 1 जूल का वर्क डन हो, कोई 1 कूलम ऑफ चार्ज को, कहाँ 1 कूलम कैरिंग 1 कूलम चार्ज, दैट देन पोटेंशियल डिफरेंस कॉल 1 वोल्ट। 1 वोल्ट कब बोलेंगे, सिंपल से यहाँ बोलना चाह रहा है जब 1 जूल काम हो, करंट कैरिंग कर कितना में, कूलम में, एक कूलम चार्ज को, ठीक है, कैरिंग करने में, ठीक है, उसको बोलेंगे 1 वोल्ट। आगे कुछ दिया हुआ है, हाँ बहुत कुछ दिया हुआ है। अब देखो ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बहुत बार पूछा गया बिहार में, पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट का होता है तो वोल्ट, जिसको हम लोग सिंपल से वोल्ट से डिनोट करते हैं। तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, डायरेक्ट तुमसे पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। 1 वोल्ट को कैसे डिनोट कर सकते हैं, 1 वोल्ट का था 1 जूल ऑफ वर्क डन, जो कैरिंग का था 1 कूलम ऑफ चार्ज, वही जो पीछे आपको बताएं। देन पोटेंशियल डिफरेंस को उसको क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट। वोल्ट मीटर क्या होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वोल्ट मीटर इंस्ट्रूमेंट होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, वो अमीटर था या क्या है, वोल्ट मीटर। ये क्या नापता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस एक मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो वोल्ट मीटर ऑब्जेक्टिव नंबर 1, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव इससे भी पूछ देगा। देखो और बात कर ले तो ये हमेशा हाई रेसिस्टेंस, कैसा होता है, हाई रेसिस्टेंस, वहाँ हमने लो रेसिस्टेंस पर, एमीटर को लो रेसिस्टेंस, इसका हमेशा हाई रेसिस्टेंस, और इसको हम लोग हमेशा पैरेलल यूज करते हैं, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि जो अपना वोल्ट मीटर है उसको किस में लगाता है, पैरेलल सीरीज या किसी में, तो पैरेलल में लगाते हैं, सिंबल V से डिनोट करते हैं। और सेल जो होता है, सेल इज़ द सिंपलेस्ट डिवाइस मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। तो मेंटेन सेल क्या होता है, जो बैटरी होता है वो सिंपलेस्ट डिवाइस तो मेंटेन होता है पोटेंशियल डिफरेंस को। अब देखो करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर, जैसे तुम्हारा पानी है हाई पोटेंशियल से लो जाएगा, परफ्यूम रूम में जब छिड़कते हो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो वही करंट भी अपना वैसा ही है कि करंट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। उम्मीद करते ये सब बातें तुम्हें क्लियर होगा। और ये तुमको कुछ सैम्पल है, वैसे तुम्हें बनाने तो देता है नहीं, लेकिन फिर भी दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक सेल को इस तरीके से डिनोट करते हैं, बैटरी को इस तरीके से डिनोट करते हैं। ओपन की देखो ओपन है, अगर क्लोज यहाँ बुंदा लगे तो क्लोज है। जॉइंट वायर यहाँ देखो जॉइंट है, ये वायर क्रॉसिंग, वायर क्रॉस कर रहा है। इलेक्ट्रिक बल्ब का कुछ इस तरह का, इलेक्ट्रिक बल्ब का तुमको दे देता है, ठीक है, याद रखना डायग्राम इलेक्ट्रिक बल्ब का, ठीक, उसके बारे में थोड़ा बहुत बारे।
इलेक्ट्रिक बल्ब को तुम थोड़ा सा ख्याल रख लेना। रेसिस्टेंस हो तुम बहुत बार देखोगे आगे भी, तो ये रेसिस्टेंस कुछ इस तरीके से ये लगा रहता है, ये रेसिस्टेंस है। और रियोस्टेट किसके पास रेसिस्टेंस के ऊपर इस तरह से एरो लगे, तो ये रियोस्टेट यहाँ जो दिखाया गया तुमको सिंपल सा, ठीक। उसके बाद अमीटर से तुम पहले ही वाकिफ हो चुके हो। अब आगे आते हैं थोड़ा सा वोल्ट मीटर का, यहाँ पे तुमको डिफाइन। अब आता है ओम्स लॉ, जो 2 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ओम्स लॉ किसको बोलते हैं? ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट, डायरेक्ट तुम याद कर लेना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर किसके प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू अ सर्किट प्रोवाइड अ टेम्परेचर। तुम इतना तक भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। प्रोवाइड दैट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? V इक्वल टू आई आर। इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। V इक्वल टू आई आर पोटेंशियल डिफरेंस, डायरेक्ट याद कर लेना। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? V इक्वल टू आई आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और सब्जेक्टिव इसका डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, मतलब ओम्स लॉ होता है। ओम्स लॉ क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट में किसी मेटालिक कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितना करंट पास हुआ उस सर्किट के थ्रू, यानी V इक्वल टू कितना होता है? आई आर। आर क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। आर यहाँ ये जो तुम आर देख रहा है, ये आर भाई साहब तुम्हें जो दिख रही है ये वाले आर, तो ये जो आर वाले भैया है ये क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस बोलते हैं। किसके? रेसिस्टेंस ऑफ अ गिवन मटेरियल, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं थोड़ा सा वी आई ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ वी आई ग्राफ दिया गया है तुम्हारा सिंपल सा करंट का और तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक। चलो अब आते हैं आगे। रेसिस्टेंस क्या होता है? ये 2 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है। रेसिस्टेंस क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर जो रेसिस्ट करता है, रोकता है फ्लो ऑफ चार्जेस को थ्रू इट। और एसआई यूनिट तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, एसआई यूनिट इस चैप्टर में एसआई यूनिट फॉर्मूला याद रख लेना। तो रेसिस्टेंस का क्या होता है? ओम होता है, ठीक है। बहुत बार पूछा गया। और इसका सॉरी रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? ओम। यहाँ पर सिंपल सा रेसिस्टेंस का क्या है? एसआई यूनिट ओम। मैं तो यही बोला था ना, हाँ शायद मैंने यही बोला था, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है? ओम होता है। इस बात को याद रखना बहुत बार। और 1 ओम कितना होता है? 1 वोल्ट बाई 1 एम्पेयर। इसी को यहाँ पे वहाँ पे नंबर मतलब कि बात में यहाँ पे तुमको लिख के दिया गया है कि 1 वोल्ट मतलब 1 ओम को जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, करंट सर्किट में 1 एम्पेयर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 ओम। तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पेयर। इसको याद रख लेना। ऐसा यूनिट भी याद रखना। रेसिस्टेंस और रियोस्टेट क्या होता है? ये वेरिएबल रेसिस्टेंस कंपोनेंट ये यूज़ करते हैं रेगुलेट विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। बिना क्या करें चेंज किए सोर्स ऑफ वोल्टेज को हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं करंट किसके मदद से? रियोस्टेट की मदद से। इसको याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है अच्छा वाला। तो एक 2 नंबर का क्वेश्चन और 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से तुमको देखने को मिलेगा कि फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, लिखने दे देगा, बोल देगा 2 नंबर में कि बताओ फैक्टर ऑफ द रेसिस्टेंस कंडक्टर डिपेंड। मेरे टाइम पे बता दूं, मेरे टाइम पे ये क्वेश्चन आया था, लेकिन पता है ये क्वेश्चन मुझे आता था, लेकिन अदरवाइज अगर थोड़ा सा मैंने दिमाग लगाया वैसे तो आंसर ना क्वेश्चंस में ही आंसर लिखा हुआ था। मतलब कि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी 1 नंबर के लिए आया था और सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर के लिए आया था। और सिंपल सा यार, जो ऑब्जेक्टिव में दिया उसी को मैं उतार के लिख के आ गया, सिंपल सा, ठीक है। तो मैं समझता हूँ साइंस का आप बहुत ईजी आएगा क्वेश्चंस। सिंपल सा तुमको एनसीईआरटी एक बार पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, एक बार नोट्स को पढ़ लिया करो अच्छे से, और एक बार 10 साल का पीवाईक्यू या 5 साल का पीवाईक्यू तुम देख के जाओ, लगा के जाओ एक बार, और मैं तुम्हें करवाऊंगा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ, तुम टेंशन मत लो। लेकिन मैं अभी जो बोल रहा हूँ उसको करके रखो, ये इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर, ये 1 नंबर। तो ये देखना, तुम जब पीवाईक्यू बनाओगे मेरे साथ साथ तुम बोलोगे हाँ आपने बताया था ये ऑब्जेक्टिव में आता है, तो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ ताकि तुम्हें वाकिफ कर दूँ कि ऑब्जेक्टिव कहाँ से आता है, सब्जेक्टिव कहाँ से आता है ना। क्योंकि इंग्लिश मीडियम में कोई तो बुक आता नहीं है जो तुम्हें पता चल जाए जो कहाँ से बुक सेट करता है। तो मेरा बात मानना होगा, है ना। तो रेसिस्टेंस किस कंडक्टर किस पे डिपेंड करता है? 2 नंबर के लिए भी आ सकता है। ये किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, किसके पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड, इसी को डायरेक्ट आप इसी में लिख सकते हैं एंड। ये 4 पॉइंट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 ही पॉइंट में ऐड कर दिया, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। एंड इसी में अगर जोड़ देते हो कोई दिक्कत नहीं है, तो 4 पॉइंट बना सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखना, किस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है।
इसको भी आप याद कर सकते हैं। 2 नंबर में आएगा और 1 नंबर में डायरेक्ट पूछा जाता है कि इसमें से कौन कौन सा चीज़ डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस डिपेंड करता है कंडक्टर ऑफ रेसिस्टेंस किन किन चीज़ों पे, ठीक है, तो याद रखेगा। अब एक टॉपिक आता है रेसिस्टिविटी, जिसको हम लोग ये जो निशान देख रहा है ना, ये पी नहीं, इसको रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो। देखो, इट इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय क्यूब ऑफ अ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन करंट फ्लो परपेंडिकुलर टू अपोजिट फेसेस, ठीक है। आगे कुछ दिया हुआ रेसिस्टिविटी के बारे में। रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट बहुत बार पूछा गया, तो ओम मीटर, वहाँ था रेसिस्टेंस था, यहाँ रेसिस्टिविटी है, इस बात को याद रखना। यहाँ क्या हो जाएगा? ओम मीटर, ठीक है। रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज विथ चार्ज, सॉरी क्या बोलना चाह रहा है कि जो रेसिस्टिविटी है डज नॉट चेंज विथ चार्ज। क्या मैं कर रहा हूँ, 1 मिनट। बोलना चाह रहा है जो रेसिस्टिविटी है वो चेंज नहीं होता है, लेंथ जब चेंज करोगे या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होता है। लेकिन कब चेंज होगा भैया? ये थोड़ा सा सख्त है, लेकिन उतना भी सख्त नहीं कि पिघलेगा नहीं। ये कब चेंज होगा? जब इसको टेम्परेचर में चेंज करोगे तब रेसिस्टिविटी में चेंज आएगा। इस बात को ख्याल रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात था, ठीक है। देखो, रेसिस्टिविटी ऑफ अ मेटल अलॉय वैसे तो पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी तुम याद रख सकते हो 10⁻8 से लेकर के 10⁻6 ओम तक रेसिस्टिविटी ऑफ अलॉय होता है। रेसिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर की बात करें तो 10⁻12 से 10⁻17 तक का 17 ओम मीटर रेसिस्टिविटी रहता है। किसका रेंज बता रहा है? एक रेंज इतना तक इंसुलेटर का रहता है। देखो, रेसिस्टिविटी ऑफ अलॉय इज जनरली हायर होता है देन इट कंसिस्ट मेटल, ठीक है, कॉन्स्टेंट मेटल। अलॉय डू नॉट ऑक्साइड यानी बर्न नहीं होता है जल्दी एट हाई टेम्परेचर, इसलिए वो उसको यूज़ करते हैं किसमें? हीटिंग डिवाइस में। अलॉय जो है वो जल्दी जलता नहीं है, सिंपल सा मतलब वो मतलब जलने वाला जलता नहीं है अच्छे से, जल्दी नहीं जलता हाई टेम्परेचर में भी, इसलिए उसका कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम लोग? हीटिंग डिवाइस में, जैसे हीटर देखा होगा आपने, वो सब। देखो, एल्युमिनियम एंड कॉपर एंड एल्युमिनियम यूज़ करते हैं हम लोग कहाँ? इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन अंदर दे हैव लो रेसिस्टिविटी। तो याद रखना कि किसका इस्तेमाल करते हैं? कॉपर और एल्युमिनियम। कहाँ इस्तेमाल होता है? इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में, लाइन में, ठीक है। तो उस क्यों? क्योंकि उसका लो रेसिस्टेंस और लो रेसिस्टिविटी होता है, ठीक है। अब आते हैं रेसिस्टर इन सीरीज में बोले तो यार सिंपल सा एक लाइन में कोई चीज़ लग जाना को बोलेंगे सीरीज। जैसे एक लगा, इसी में फिर दूसरा तुम्हारा लग गया, फिर इसी में तुम्हारा तीसरा में लग गया। तो ये जो हो गया एक लाइन से जो लगने को लगा है इसको क्या बोलेंगे? सीरीज, ठीक है। व्हेन 2 और मोर, 2 भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। कनेक्ट इंड टू इंड, यानी एक इंड यहाँ हुआ था ना, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ ये, अरे भाई क्या हो गया, देखो थोड़ा सा तुम जूम करोगे इतना, ये तो सारा सिलेक्ट हो गया। मान लो चलिए अभी फिलहाल इसी करें तो ये, अब देखो ये इंड टू इंड ये अलग था, अब इंड टू इंड जुड़ा हुआ है, तो ये किसमें? सीरीज़ में। एक इंड से दूसरे इंड में सारा का सारा सब लाइन से जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? सीरीज़ में है। द अरेंजमेंट कॉल्ड सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन का या टोटल तुमको निकालने बोले तो सिंपल सा तुमको सारा का सारा रेसिस्टेंस को जोड़ देना है, यानी RS बोले तो क्या बोलते हैं कि रेसिस्टेंस इन सीरीज़ की बात करें, S यहाँ दिख रहा है सीरीज़, तो हम लोग सिंपल सा R1 R2 R3। मान लो यहाँ पे तुम्हारा 5, यहाँ तुम्हारा दिया हुआ, तुम्हारा यहाँ 6 दिया हुआ, यहाँ तुम्हारा 4 रेसिस्टेंस दिया हुआ। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलेगा इसमें सीरीज बताओ कितना है, तो सिंपल सा जोड़ दो। क्या है? जोड़ दो सिंपल सा। R1 कितना है? 5 प्लस का, R2 कितना है? 6 प्लस का कितना होगा? 4, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 + 5 15 हो, बस काम खत्म। इस तरीके से आपको दिखा देना। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा जब हम लोग करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। अब देखो थ्रू ईच रेसिस्टर क्या होता है? सेम होता है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लार्जेस्ट इंडिविजुअल। और टोटल सम वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज को भी हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जैसे V = V1 + V2 + V3 को एक साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा वोल्टेज अक्रॉस ईच रेसिस्टर की बात किया, यहाँ पे तुमको करके दिखाया है, ठीक है। तो V1 R = V1 R1 + R2 + R3। तो तुम उसको याद रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? ऑलरेडी सब रेसिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ते हैं। अब आते हैं पैरेलल में। अब आएगा पैरेलल में सब एक देखो, एक ऊपर, ठीक, अलग अलग सब अलग अलग इससे जुड़ा हुआ रहेगा। तो पैरेलल में देखो वोल्टेज अक्रॉस ईच रेसिस्टर सेम। यहाँ वोल्टेज क्या रहेगा? सब रेसिस्टर में सेम रहेगा, लेकिन सेम और एंड इक्वल अप्लाइड वोल्टेज, हर इसमें अप्लाई किया जाएगा, वोल्टेज क्या जाएगा? सेम जाएगा। तो वोल्टेज अक्रॉस ईच रेसिस्टर इज सेम एंड क्या रहेगा? इक्वल द अप्लाइड वोल्टेज, जितना अप्लाइड वोल्टेज किया गया है। टोटल करंट इज द सम
जो जितना भी टोटल करंट है वो इक्वल टू द सम ऑफ करंट थ्रू द इंडिविजुअल। तो इसके लिए क्या टोटल करंट को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल इंडिविजुअल ऑफ रेसिस्टेंस। तो अगर तुमको अब पैरेलल की बात करें, पैरेलल रेसिस्टेंस के लिए, तो तुम ये फॉर्मूला याद रखना पैरेलल के लिए सिंपल सा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। सिंपल सा पहले इसका एलसीएम निकालना है और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जो आएगा उसको बस पलट देना है, तो वो किसका वैल्यू निकल जाएगा, मतलब कि आपका रेसिस्टेंस का, ठीक है, पैरेलल रेसिस्टेंस का। अब और कुछ बात है, हाँ, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज लेस देन द वैल्यू, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है इज लेस देन द वैल्यू ऑफ स्मॉलर इंडिविजुअल रेसिस्टेंस इन कॉम्बिनेशन। एडवांटेज देखो, अब कोई चीज़ का चीज़ लगाओगे, कोई चीज़ तो तुम सोचोगे कि हम लोग सीरीज से भी काम कर सकते हैं और अपना पैरेलल से भी। तो पैरेलल लगाने का क्या एडवांटेज है, क्या फ़ायदा है, हम लोग फ़ायदा खोजते हैं। देखो, अगर तुम सीरीज़ लगाओगे एक तार, मतलब यहाँ पे तुम्हारा एक तार है, इसमें तुमने यहाँ पे सुंदर सा बल्ब लगा लिया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे तुमने कुछ और कुछ सामान जला लिया, यहाँ पे कुछ, मतलब एक ही तार में सारा का सारा तुम रखे होगे, तो क्या होगा, कोई एक फेल होगा। मान लो तुम्हारा बल्ब का यहाँ तो तार कुछ मिस हुआ, तो तुम्हारा सारा का सारा बंद हो जाएगा, ठीक है। जितना और जगह यूज़ हो रहा था, मान लो सिंपल सा एक बल्ब लगा हुआ एक रूम में, एक ही तार में, सेम अगर सीरीज़ में लगाते हो, फिर दूसरा रूम में वही तार में एक बल्ब लगा हुआ है, तीसरा रूम में वही तार में एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। ये बल्ब है, प्यारा प्यारा बल्ब है, न्यू मॉडल का बल्ब है। अगर मान लो यहाँ पे कहीं लीकेज हो जाता है, यहाँ पे कुछ खराबी हो जाता है, तो इसके कारण से इधर वाला भी जलेगा नहीं, तो ये तुम्हारा डिसएडवांटेज हो गया। अब पैरेलल में क्या होगा, सब अलग अलग जाएगा ना। तो देखो, इफ द सर्किट इज ब्रोकन एंड नॉन कंप्लीट वर्क, और कोई भी कंपोनेंट वर्क नहीं करेगा। डिफरेंट एप्लीकेशन हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ करंट। जैसे तुम्हारा बल्ब है वो थोड़ा कम वाट लेता है, फ्रिज ज़्यादा लेता है, वॉशिंग मशीन और ज़्यादा लेता है, मतलब सबका कैपेसिटी अलग अलग है, जितना करंट लेगा उसी हिसाब से लेगा ना, ठीक। तो समझ में आ गया, इसीलिए हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होते सीरीज़ में लगाने से। और टोटल रेसिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट डिक्रीज, और टोटल रेसिस्टेंस इन पैरेलल में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है रेसिस्टेंस। हीट, अब न्यू टॉपिक क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। इफ़ एन इलेक्ट्रिक आर प्योरली रेसिस्टिव, अगर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट वो प्योरली रेसिस्टिव है, द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यू गेट डिसिपेट एंटर इन द फॉर्म ऑफ हीट। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक, नॉन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ से ये तीनों फार्मूला, मतलब हीट प्रोड्यूस, यहाँ H = क्या लिख सकते हो, तुम्हारे एनसीईआरटी में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसी टॉपिक में आया, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव दिया हुआ, उसमें से एक ऑब्जेक्टिव आता है हीट वाला, ऐसा है, ठीक है। हीट प्रोड्यूस क्या क्या लिख सकते हैं, सिंपल से यहाँ पे E = P × T, यानी TVI, हीट प्रोड्यूस एज क्या VIT और I²RT। ये सब फार्मूला तुमको याद रखना है, ठीक है। फार्मूला के लिए चिंता मत करो, मैं एक जगह फार्मूला सब कुछ के बाद में भी तुमको दे दूंगा। और उसके बाद है यहाँ पे जूल्स हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये तुम 2 नंबर के लिए याद रख लो। इट स्टेट दैट हीट प्रोड्यूस इन अ रेसिस्टर इज, क्या इज है, किस किस पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो स्क्वायर ऑफ द करंट का स्क्वायर, देखो करंट का स्क्वायर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो रेसिस्टेंस ऑफ अ करंट, किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, रेसिस्टेंस ऑफ करंट, हाँ। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, टाइम ऑफ विच करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। तो हीट का फॉर्मूला याद रखना, H = I²RT, ठीक है, H²RT, ठीक है। मैं एक बात चीज़ थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा अब ख़त्म है, तो यहाँ से याद रखना हीट का फॉर्मूला कहता है H = I²RT, ठीक है। उसके बाद हीटिंग इफेक्ट डिस्क्राइब एज अ डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, बल्ब हो गया, ETC, ठीक है। यहाँ पे हीटिंग यूज़ होता है। हीटिंग इफेक्ट अनडिज़ायरेबल डिवाइस लाइक कंप्यूटर हो गया, अपना जो कंप्यूटर मॉनिटर हो गया, CRT, TV, रेफ्रिजरेटर, ETC। इलेक्ट्रिक बल्ब इज द मोस्ट पावरफुल कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट अपेयर एज द हीट एंड स्मॉल पार्ट ऑफ द रेडिएशन फ्रॉम ऑफ लाइट। उसके बाद सिंपल सा क्या होता है, फिलामेंट ऑफ द बल्ब किससे बना हुआ है, ये अपने एक नाम का ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है, किससे बना हुआ, तुमको मालूम ही है, टंगस्टन से बना हुआ है। ये जल्दी ऑक्सीजन, मतलब ये जलता नहीं है, बोले तो मतलब पिघलता नहीं है, हाई टेम्परेचर का होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब में केमिकली इनर्ट गैस होता है, जैसे लाइक नाइट्रोजन, आर्गन, ठीक है, ये सब फिल होता है। तो तुम इसको याद रख लेना कि ये वाला बात अच्छा वाला बात है कि कौन सा गैस का इस्तेमाल करता है, इनएक्टिव गैस, जो एक्टिव नहीं होता है, तो नाइट्रोजन हो गया, आर्गन हो गया, ठीक है। तो प्रोलॉन्ग
ऑफ लाइफ ऑफ द फिलामेंट। ठीक, अब आता है इलेक्ट्रिक फ्यूज, 2 नंबर में आता है यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज, क्यों लगाते हैं। इट इज़ सेफ्टी डिवाइस होता है, ये प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस को, ठीक है, अप्लाइंसेस को इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड होता है तो बहुत ज़्यादा ओवरलोड होने के कारण इलेक्ट्रिक फ्यूज में सिंगल सा छोटा सा तार मिलेगा, वो कट हो जाता है, जिसके कारण से पूरा बोर्ड में जो लाइन था, पूरा घर में जो जा रहा था वो खत्म हो जाता है, जिससे तुम्हारा महंगा सामान बच जाता है ना। तो ये छोटा सा चीज़ यूज़ तो जरूर देखोगे यार, बोर्ड में एक जो सिंपल सा चीज़ व्हाइट कलर का होता है वहाँ पे फ्यूज़ लिखा हुआ होगा, तुमने देखा होगा। उसका देखो वो किस किस चीज़ से बना है, तो वो बना है मेड अप प्योर टीन एंड अलॉय और अलॉय ऑफ अ कॉपर एंड टीन। ठीक है, इसको याद रख लेना, एक एक चीज़ नंबर है। और फ्यूज़ को हमेशा कैसे कनेक्ट करते हैं, कनेक्टेड विथ लाइव फायर, इस बात को याद रखना। और फ्यूज़ का पास क्या था, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज़ स्लाइटली हायर देन द अप्लायंसेस, हायर होता है। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर, द रेट, लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर की बात कर ले तो ये क्या होता है, डेफिनेशन याद कर लेना, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड और डिसिपेट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इसको बोले इलेक्ट्रिक पावर। तो इसका फॉर्मूला बहुत बार याद कर लेना, सिंपल सा ऐसा यूनिट पहले याद कर ही लेना। इलेक्ट्रिक पावर का था वाट, ठीक है। तो P इक्वल टू तो V बाई आई, या फिर V स्क्वायर आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं, या V स्क्वायर बाई आर, यानी ये तीनों फार्मूला तुमको एज इट इज़ याद रखना है। ठीक है, पावर का, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, तीनों में से कोई एक ना एक आ जाएगा इलेक्ट्रिक पावर में, या तो V आई का ऑप्शन मिलेगा, या आई स्क्वायर आर का मिलेगा, या V स्क्वायर आर का भी ऑप्शन मिल जाएगा। कॉमर्शियल यूनिट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड की, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, किलो वाट आवर। तो 1 वाट इक्वल टू होता है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पेयर, इसको भी याद रख लेना। और 1 किलो वाट में कितना था 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। और ठीक है, 1 किलो वाट इज द 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, ये सब कुछ बातें याद रखना। ठीक है, इसमें एक चीज़ मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, NCERT में एक 746 तुम्हारा कुछ एक था ना डाटा, इसमें मिसिंग है, तो मैं वही खोज रहा था कि है कि नहीं, लेकिन इसमें नहीं है। लेकिन तुम इसको पढ़ने के बाद एक बार NCERT में वो 746 वाला कुछ डाटा है, मैं भूल रहा हूँ एग्जैक्टली नाम क्या था, लेकिन 746 कुछ तो था। ठीक है, 1 HP, शायद HP था, ऐसे समथिंग कुछ था। तुम एक बार अपने NCERT बुक में प्लीज़ देख लेना। ठीक है, तो मैं इंपॉर्टेंट वो भी था क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि यहाँ पे और एक कुछ टॉपिक हुआ करता था NCERT में। ठीक है, तो तुम इस बात को ख्याल रखना। NCERT का ऐसा नहीं कि जो कुछ हर चीज़ अलग अलग है, सब कुछ सेम है, लेकिन पता नहीं वो वाला चीज़ ऐड क्यों नहीं है, आगे ख़त्म नहीं है, कर दिया है। शायद हो सकता है कोई चीज़ मिस्टेक हो गया होगा, लेकिन तुम उस बात को तुम याद कर लेना, मेरा फर्ज बताने का बता दिया। तो उम्मीद करते शॉर्ट वीडियो था, मतलब कि छोटा सा, बिल्कुल एकदम शॉर्ट नोट्स के तरीके से तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो, फिर विश्वास भी कर सकते हो, है ना। घड़ी डिटर्जेंट का प्रचार कर रहे थे। आज भी सिंपल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे जैसा बनता था, जहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए जब हम लोग सीरीज़ लाएंगे आपको सिंपल सा सब्जेक्टिव वाला, तो आपको पता चल जाएगा किस टाइप का सब्जेक्टिव बनता है। ठीक है, इस बात को ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब थोड़ा SST को लेकर हम लोग थोड़ा सा चिंतित हो जाएंगे, तो अब थोड़ा सा फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे, साइंस में सब कुछ करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और गुड बाय, टेक केयर, ओके, थैंक यू सो मच।